नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल नवा रायपुर में। ये है आपका पंचायती राज का भाग 2। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था पंचायती राज के इतिहास और समितियों के बारे में। सबसे पहले हमने जाना था पंचायती राज की कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी हमने, फिर आज़ादी के पूर्व पंचायती राज संबंधी तथ्य देखे थे, फिर हमने कवर किया था पंचायतों से संबंधित समितियाँ, प्रमुख समितियाँ, फिर कुछ अन्य समितियों के बारे में हमने देखा था, फिर जो मुख्य समितियां हैं उनके बारे में हमने डिटेल में कवर किया था। ठीक, इसके बाद हमने संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु पंचायतों को किए गए प्रयास देखे थे कि कैसे पंचायत जो आज संविधान में जिसको स्थान मिला है वह कैसे लाया गया। उसके बाद हमने कुछ करंट से संबंधित आपके पंचायती राज के फैक्ट कवर किए थे। जो आज की क्लास है भाग 9 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था शासन, प्रशासन और स्थानीय स्वशासन में अंतर। केंद्र के लिए जो प्रशासन की व्यवस्था की गई है संविधान में उसे हम कहते हैं केंद्रीय प्रशासन, जो कि संबंधित है संविधान के भाग 5 से संबंधित है। वहीं राज्य के प्रशासन से संबंधित है उसे हम कहेंगे उस राज्य प्रशासन, जो कि संविधान के भाग 6 में प्रावधान किया गया जिसका। वहीं जिला प्रशासन संबंधित जो शब्द है उसे हम कहेंगे स्थानीय प्रशासन, जो कि संविधान के भाग 9 में उल्लेखित है। फिर अगर हम बात करें स्थानीय प्रशासन की, तो स्थानीय प्रशासन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है भाग 9 में, भाग 9 और भाग 9 का। ठीक, भाग 9 संबंधित है आपका ग्रामीण प्रशासन से संबंधित है, वहीं भाग 9 का संबंधित है आपका शहरी प्रशासन से। अब कोई प्रशासन ग्रामीण है या शहरी है, ये कैसे हम बांटेंगे। ठीक, तो किसी प्रशासन क्षेत्र में अगर वहाँ के लोग 75% लोग या 75% से अधिक लोग कृषि कार्यों में संलग्न है, तो वहाँ के जो प्रशासन होगा उसे हम कहेंगे ग्रामीण प्रशासन। वहीं शहरी प्रशासन वे क्षेत्र आएंगे जहाँ पर 75% से अधिक लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हैं। ठीक, तो वहाँ पर हम लागू करेंगे शहरी प्रशासन को। ठीक, और यही ग्रामीण प्रशासन को हम आगे चल के कहते हैं पंचायत, और इसी शहरी प्रशासन से जो शब्द बनता है वो है आपका नगरीय निकाय। ठीक, अगर आगे बात करें इनके संवैधानिक प्रमुख के बारे में, तो जो केंद्रीय प्रशासन होता है ना, भाग 5 में उल्लेखित है कि उसका जो हेड होता है संवैधानिक प्रमुख, वो होता है आपका प्रधानमंत्री, जो कि कैबिनेट सचिव के माध्यम से संचालन करते हैं। ठीक, तो ये हो गए आपके पीएमजी संवैधानिक प्रमुख, और प्रशासनिक प्रमुख बोला जाए तो वो होते हैं आपके कैबिनेट सचिव। वहीं बात करें राज्य प्रशासन की, तो राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रमुख होते हैं सीएम, जो कि सत्ता का संचालन करते हैं किसके माध्यम से, मुख्य सचिव के माध्यम से। अगर बात करें ग्रामीण प्रशासन और शहरी प्रशासन की, तो ग्रामीण प्रशासन का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। जो कि सत्ता का संचालन करेंगे किसके माध्यम से, सीईओ के माध्यम से। ठीक, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के माध्यम से। वहीं बात करें शहरी प्रशासन की, तो इनके प्रमुख होते हैं आपके महापौर, जो कि सत्ता का संचालन किसके माध्यम से करेंगे, तो म्युनिसिपल कमिश्नर या नगर आयुक्त के माध्यम से। ठीक, तो ये हो गए आपके संवैधानिक प्रमुख।
जिला पंचायत अध्यक्ष, और केंद्र के हो जाएंगे आपके पीएम, और राज्य के हो जाएंगे आपके सीएम। वहीं प्रशासनिक प्रमुख बोलेगा तो केंद्र के होंगे आपके कैबिनेट सचिव, ठीक, राज्य के होंगे आपके मुख्य सचिव, ग्रामीण प्रशासन के होंगे सीईओ, और आपके शहरी प्रशासन के होंगे नगर आयुक्त, जो कि एक कलेक्टर होते हैं, जिन्हें म्यूनसिपल कमिश्नर कहते हैं या हिंदी में नगर आयुक्त कहते हैं। ठीक, तो ये इतना है आपका स्थानीय प्रशासन से संबंधित। अगर बात करें अनुच्छेद की, तो जो ग्रामीण प्रशासन है आपका, वो संबंधित है आपके 73वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से संबंधित है। ठीक, वहीं शहरी प्रशासन संबंधित आपका 74वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से संबंधित है। ठीक, अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद है आपका 243 से लेके 243O तक। ठीक, यही आगे चलता है 243O से लेके जेड तक। तो पहले ये 243P से चालू होगा और 243Z तक जाएगा, फिर ZA ZB करते हुए ZG तक, 243ZG। ठीक, वहाँ तक है आपका शहरी प्रशासन। इसको याद करने का एक तरीका है कि ZG, G और Z से बनता है आपका ज़ेब्रा। ज़ेब्रा का सही प्रोनाउंसिएशन होता है जिब्रा। ठीक, तो वो भी जी और ये भी जी। ठीक, तो ZG करके याद कर सकते हैं, या जैन जी एक नया वर्ड है। ठीक, तो ये पूरा संबंधित है आपका ग्रामीण प्रशासन और शहरी प्रशासन से संबंधित है। ठीक, जो ये सीरीज होने वाली है वो पूरा हम उसमें कवर करने वाले हैं भाग 9 ग्रामीण प्रशासन पंचायत से संबंधित। ठीक, तो हम मेनली पढ़ने वाले हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को इस सीरीज में। जो अगली सीरीज लाएंगे वो संबंधित रहेगा आपका नगरीय प्रशासन से संबंधित। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामीण प्रशासन। तो चलिए अब समझते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को। इस संशोधन अधिनियम के तहत ही संविधान में जो है भाग 9 जोड़ा गया था और आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो ग्रामीण प्रशासन से या पंचायतों से संबंधित है। इस अधिनियम के तहत ही पंचायतों को संवैधानिक संस्था का होने का दर्जा प्राप्त हुआ। अर्थात पंचायत कैसी बॉडीज है? तो यह एक संवैधानिक बॉडीज है या संवैधानिक संस्था है। ठीक, कुछ अन्य टर्मिनोलॉजी होती है जैसे संवैधानिक संस्था, वैधानिक संस्थाएं या गैर संवैधानिक संस्थाएं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक, ये 3 टाइप की बॉडीज होती है। तो जिनका उल्लेख संविधान में होता है उन्हें हम कहते हैं संवैधानिक संस्था। और ऐसी संस्थाएं जिनका जन्म एक्ट से होता है, किसी एक्ट की वजह से, तो उसे हम कहेंगे वैधानिक संस्थाएं या स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन, ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडीज है। ठीक, जिसका जन्म हुआ है नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 से। वुमेन्स आयोग, नेशनल वुमेन्स आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक, ये भी कैसी है? तो ये भी स्टैट्यूटरी बॉडीज है। ठीक, अभी बात करें हम पंचायत की, तो पंचायत कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। ठीक, गैर संवैधानिक संस्थाएं वो होती है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, जैसे कि CBI, CIC, CVC। ठीक, इनको संविधान में जगह प्राप्त नहीं है। ठीक, तो उन्हें हम कहेंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो पंचायत कैसी संस्थाएं हैं? तो पंचायत एक संवैधानिक संस्थाएं। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख आपको संविधान के भाग 9 में देखने के लिए मिलेगा। और जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उस 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय से संबंधित कार्य दिए गए हैं और उस 29 विषय में पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अर्थात पंचायत उससे संबंधित कानून बना सकते हैं। पॉइंट 4
पंचायतों को वाद्य योग बनाया गया, अर्थात इससे पहले पंचायतों से संबंधित एकमात्र आर्टिकल था अनुच्छेद 40, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता था, जो कि वाद्य योग नहीं था। अर्थात उससे संबंधित अगर कानूनों का हनन होता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को वाद्य योग बनाया गया, अर्थात इसके गठन या बाध्यकारी चीज़ों से संबंधित जो प्रावधान के हनन होंगे तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका पॉइंट 4। पॉइंट 5, इसी वाद्य योग के तहत ही राज्य सरकार को बाध्य किया गया कि वो पंचायती राज की स्थापना करे। ठीक, अब आगे देखते हैं बाध्य से संबंधित कि कुछ बाध्यकारी चीज़ें होती है और कुछ गैर बाध्यकारी कार्य होते हैं। तो बाध्यकारी कार्य के अंतर्गत आता है कि पंचायतों की स्थापना, अर्थात सभी राज्य पंचायतों की स्थापना करेंगे ऐसा बाध्य किया गया। ठीक, अर्थात ये जो प्रावधान लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, तो सारे राज्यों में इसे लागू करना अनिवार्य हो गया, पंचायतों की स्थापना करना। ठीक, जो मुख्य प्रावधान किए गए थे वो थे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, ऐसा कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको अभी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जो मुख्य प्रावधान था कि यह त्रिस्तरीय होने वाला है, जिला, खंड और ग्राम स्तर पे। ठीक, इसके पॉइंट 3 है कि आपका 5 वर्ष का कार्यकाल, अर्थात जो सारे राज्य है उनमें जो पंचायतों का कार्यकाल होने वाला है वो 5 साल का होने वाला है। ऐसा नहीं कि इस राज्य में 3 साल उसमें 5 साल, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये कुछ बाध्यकारी चीज़ें हैं। फिर आता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना अनिवार्य है, किसके तहत? तो ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना अनिवार्य है। ठीक, और इसी के तहत ही आपका जो पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं वो जो होते हैं किसके अंतर्गत किए जाते हैं? तो वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत किए जाते हैं। वहीं विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो होते हैं आपके केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होते हैं। ठीक, फिर है आपका पॉइंट 5, राज्य वित्त आयोग का गठन करना। ठीक, तो ये भी बाध्य किया गया कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए हर राज्य में। फिर आता है आपका SC, ST व महिला का आरक्षण, अर्थात सभी राज्यों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आपका महिला, ये तीनों को आरक्षण अवश्य रूप से दिया जाएगा। तो ये थी आपकी कुछ बाध्यकारी चीज़ें। फिर आते हैं हम गैर बाध्यकारी चीज़ें। गैर बाध्यकारी चीज़ें वो आती है जो कि राज्य सरकार के ऊपर जिसे छोड़ दिया गया कि वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को अप्लाई कर सकती। अर्थात बाध्यकारी वे चीज़ें होंगी जिसे हर राज्य को तो अपनाना ही पड़ेगा या मानना ही पड़ेगा, लेकिन गैर बाध्यकारी कार्य वो कार्य हो जाएंगे कि इसमें छूट दी गई है राज्य सरकार को कि वो अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई या संशोधित कर सकते हैं। ठीक, तो गैर बाध्यकारी के अंतर्गत कार्य आ जाते हैं आपके कर, और जो पंचायतों के कृत्य हैं वो सारे आ जाते हैं आपके गैर बाध्यकारी। ठीक, पंचायतों को अनुदान कितना देना है, ठीक, तो ये किसके ऊपर छोड़ दिए हैं? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार चाहे उतना अनुदान पंचायतों को दे सकती है। फिर आते हैं आपका पॉइंट 3, लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य पंचायत के सदस्य होंगे या नहीं, यह भी डिसीजन किनके ऊपर छोड़ दिया गया है? राज्य सरकारों के ऊपर। अब जैसे कोई गांव है तो वह किसी विधानसभा के अंतर्गत भी आएगा और लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, तो उनके जो सदस्य हैं विधायक और MP, है ना, वो उस पंचायत के सदस्य होंगे क्या नहीं, ये प्रावधान राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो चाहे तो उन्हें उनके सदस्य बना भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। ठीक, फिर आता आपका पॉइंट 4, OBC का आरक्षण। ठीक, SC, ST और महिला का आरक्षण अनिवार्य है। वहीं OBC का जो आरक्षण है वह राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो चाहे तो OBC को आरक्षण जितना चाहे दे सकती है। ठीक, या उनको देना है तो वो दे सकती है, नहीं देना है तो कंपलसरी नहीं है कि OBC को आरक्षण मिलेगा। ठीक, तो ये थे कुछ बाध्यकारी और
गैर बाध्यकारी कार्य। अब आगे चलते हैं। अगर बात करें ग्रामीण प्रशासन से संबंधित प्रावधान लागू करने की पूरे भारत में, तो भारत में जो लागू होगा किसके तहत लागू होगा? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आपको दो क्षेत्र देखने मिलेगा, एक तो सामान्य क्षेत्र और एक है आपका अनुसूचित क्षेत्र। तो जो छत्तीसगढ़ के सामान्य क्षेत्र है वहाँ पे हम लागू होगा नियम प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत। सॉरी, ये 1996 यहाँ का है, ठीक। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत। और जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे लागू होगा आपका पेसा एक्ट 1996 के तहत, ठीक। तो जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, उसमें जो मुख्य प्रावधान होंगे वो किसके होंगे? पहले तो 73वें संविधान संशोधन के बाध्यकारी कार्य वाले जो प्रावधान होंगे, ठीक। उसके बाद जो गैर बाध्यकारी वाले जो कार्य होंगे, मुख्य प्रावधान प्लस गैर बाध्यकारी कार्य छत्तीसगढ़ वाला, वो आपको देखने मिलेगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में। अर्थात दोनों से मिलकर बना है आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, बाध्यकारी और गैर बाध्यकारी दोनों कार्यों से, ठीक। और आपका एक आता है अनुसूचित क्षेत्र, जहाँ पे लागू होगा आपका पेसा एक्ट 1996 के तहत, ठीक, जो कि सिफारिश की गई थी भूरिया समिति के द्वारा 1995 में, ठीक। तो आगे चले। अब आते हैं हम तो संविधान का भाग 9 जो कि पंचायती राज से संबंधित है, उसमें आपको 243 से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद देखने के लिए मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इस अनुच्छेद या भाग से पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको देख लीजिए, फिर कुछ ट्रिक की माध्यम से हम इसको पूरा याद करने वाले हैं, ठीक। बहुत आसान है। 243 जो है वह है आपका परिभाषा, जो पहला जनरली होता है वो परिभाषा ही होता है, ठीक। फिर बात करते हैं हम 243 ए होता है आपका सबसे छोटे से चालू होगा, तो ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई आपकी ग्राम सभा, तो हम कह सकते हैं कि भाई एक ग्राम सभा है। बी है आपका गठन, पंचायतों के गठन से संबंधित, ठीक। सी से से संरचना और से सी, ठीक। तो सी से आ जाएगा आपका संरचना। फिर आते हैं डी संबंधित है किससे? आरक्षण से। आरक्षण डी मतलब डिजर्व कौन कौन करता है? तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आपका महिला, ठीक, उनके आरक्षण से संबंधित, ताकि वो भी मुख्य धारा में आ सके, ठीक। फिर आते हैं ई से याद रखना, ई से अवधि, ठीक। एफ से हो जाएगा आपका सदस्यों के लिए अयोग्यता। एफ मतलब अगर अयोग्य हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो फेल हो जाएगा। तो एफ से फेल या अयोग्यता, ठीक। जी से पंचायतों की शक्ति, पार्लेजी शक्ति, ठीक। एच से है पंचायतों की कर लगाने की शक्ति, ठीक। एच कर, ठीक। फिर आती है आपका आई से है इनकम अर्थात वित्त आयोग का गठन, ठीक। आई फॉर इनकम से याद कर सकते हैं। जे से है आपका जांच मतलब पंचायतों की लेखाओं की लेखा परीक्षा, ठीक। के से कौन करेगा नियुक्त या कौन करेगा चुनाव? तो भाई राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। तो पंचायतों का चुनाव संबंधित है किससे? तो के से संबंधित है। एल से याद रखिएगा लागू होना, तो संघ राज्य क्षेत्रों में इसका लागू होना। एम से कहाँ का मना है, मनाही है इसकी, कहाँ पे ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं, ठीक। एम से मनाही, एल से लागू। एन से बने रहना या कंटिन्यू रहना, ठीक। तो विद्यमान कानूनों और पंचायतों का बने रहना या जारी रहना, ठीक। फिर ओ से ऑब्स्टेकल मतलब अवरोध, चुनावी मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का निषेध, ठीक।
तो ये है आपका 243A से लेके आपका O तक। ठीक, एक क्विक रिवीजन करें तो A से हो जाएगा आपका ग्राम सभा, A ग्राम सभा, B से गठन, C से संरचना, D से डिजर्व, डिजर्व मतलब सीटों का आरक्षण, E से अवधि, F से फेल मतलब अयोग्यता, G से पार्ले जी मतलब शक्ति, H मतलब कर। ठीक, फिर आई मतलब इनकम, जे मतलब इनकम मतलब वित्त आयोग, जे मतलब जांच मतलब लेखाओं की जांच, के मतलब कौन करेगा, तो चुनाव आयोग करेगा चुनाव। ठीक, एल मतलब लागू होना, कहाँ कहाँ पे ये लागू होता है, एम मतलब कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होगा, मनाही है, एन मतलब बने रहना या कंटिन्यू रहना मतलब विद्यमान कानूनों और पंचायतों का जारी रहना, ओ मतलब ऑब्स्टेकल्स मतलब अवरोध। ठीक, तो चलिए अब इन अनुच्छेदों के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं अनुच्छेद 243A के बारे में। अनुच्छेद 243A या क संबंधित है किससे, ग्राम सभा से। ग्राम सभा क्या होती है, किसी भी ग्राम के कुल मतदाताओं को मिलाकर बना समूह कहलाता है ग्राम सभा। यहाँ पर जो शब्द है कुल मतदाता। ठीक, ऐसा नहीं है कि जो 18 साल से ऊपर पहुँच गए हैं उन्हें हम मतदाता कह रहे हैं। ठीक, 18 साल में वो मत देने लायक बनते तो हैं जरूर, लेकिन वो मतदाता तभी कहलाएंगे जब उनका नाम स्थानीय निर्वाचक नामावली में उनका नाम आएगा। अर्थात पंचायतों के स्थानीय प्रशासन के चुनाव हैं तो उससे संबंधित जो निर्वाचक नामावली है, अगर उनमें उनका नाम है तो वो ऐसे लोगों के समूह से जो जो समूह से एक ग्रुप बनेगा या समूह बनेगा उसे हम कहेंगे ग्राम सभा। ठीक, ठीक, फिर ग्राम जो शब्द है, ग्राम या ग्राम का निर्धारण या कितनी जनसंख्या में ग्राम बनेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा। ठीक, तो इसका निर्धारण संबंधी प्रावधान लिखा है कि भाई यह राज्य विधानमंडल तय करेगी कि कोई एक गांव को हम ग्राम कहें या नहीं कहें, या कितने गांवों से मिलकर एक ग्राम बनेगा। ठीक, या कितनी जनसंख्या में से मिलकर एक गांव बनेगा। तो यह कार्य कौन करेगा, तो यह कार्य करेगा राज्य विधान मंडल। लेकिन छत्तीसगढ़ के केस में छत्तीसगढ़ विधानमंडल ने, ठीक, यह कार्य किसको सौंप दिया है, तो यह कार्य छत्तीसगढ़ विधानमंडल ने राज्यपाल को सौंप दिया है। अर्थात छत्तीसगढ़ में ग्राम के निर्धारण संबंधी प्रावधान के अधिकार किसको प्राप्त हैं, तो आपको राज्यपाल को प्राप्त हैं। ठीक, राज्य विधानमंडल को यह शक्तियां प्राप्त है, ये लिखा हुआ है 73वें संविधान संशोधन में। लेकिन छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत यह शक्ति मिल गई है अब किसको, तो आपका राज्यपाल को। ठीक, आगे चलते हैं अनुच्छेद 243B में। अनुच्छेद 243B कहता है पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। ठीक, तो पंचायतों के गठन संबंधी अधिकार किसको दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं राज्य विधानमंडल को। ठीक, अर्थात राज्य विधानमंडल पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान सुनिश्चित करेगी। ठीक, हर राज्य में जो उनकी राज्य की विधानमंडल होगी वही सुनिश्चित करेगी कि पंचायतों का गठन किया जाए। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर आगे चलते हैं अनुच्छेद 243C। अनुच्छेद 243 संबंधित है पंचायतों की संरचना से। संरचना अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना, ग्राम, खंड या ब्लॉक स्तर पे और आपका जिला स्तर पे। ठीक, तो ये होगी उसकी संरचना त्रिस्तरीय। लेकिन इसी में भी बात कही गई है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ खंड स्तर पर पंचायत होना अनिवार्य नहीं है। ठीक, ये एक्सेप्शन दिया गया
कि 20 लाख से कम अगर जनसंख्या है तो, ठीक। अन्यथा इससे अधिक जनसंख्या है तो वहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही लागू होगी, ठीक। तो ऐसे कुछ राज्य थे जहाँ पे 20 लाख से कम जनसंख्या थी करके वहाँ पे जो बीच वाला है ना, खंड या ब्लॉक स्तर, ये ना हो कि सिर्फ ग्राम पंचायत है और जिला स्तर पे है आपका जिला पंचायत, ठीक। तो ऐसे आपको 3 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश देखने मिलेंगे जहाँ पे जो बीच का खंड या ब्लॉक स्तर है ये ना हो कि सिर्फ ग्राम पंचायत है और आपका जिला पंचायत है, ठीक। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं वो देखते हैं, ठीक। तो वो 3 राज्य है आपका गोवा, मणिपुर और आपका सिक्किम, ठीक। ये हो जाएगा स्टेट। ये 3 राज्य हो जाएंगे जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से कम है, इसलिए यहाँ पे अनिवार्य नहीं है कि वो बीच का जो खंड स्तर के पंचायत की व्यवस्था करें। वहीं बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, चूँकि अब ये एक साथ हो गया है, ठीक। और फिर आपका लक्षद्वीप और पुदुचेरी, ठीक। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे जो खंड स्तर है वह आवश्यक नहीं है, ठीक। तो ये थे आपके 3 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे आपको द्विस्तरीय या 2 स्तर पे पंचायत राज व्यवस्था देखने के लिए मिलती थी। पहले एकमात्र राज्य हुआ करता था जहाँ पर एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, वो राज्य है था आपका जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर में एकमात्र स्तर था जो कि था हल्का पंचायत का, लेकिन वर्तमान यूनियन टेरिटरी बनने के बाद और आपका वर्तमान पंचायत से संबंधित संशोधन होने के बाद जम्मू कश्मीर में और लद्दाख दोनों जगह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान है, ठीक। तो आप जम्मू कश्मीर में भी 3 स्तर देखने के लिए मिलेंगे। वो 3 स्तर ग्राम स्तर पे आपको देखने मिलेगा, वही हल्का पंचायत आज भी है, ठीक। वहीं ब्लॉक स्तर पे आपको देखने मिलेगा ब्लॉक विकास परिषद, और आपका जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको देखने मिलेगा जिला योजना एवं विकास बोर्ड। ठीक, तो ये 3 स्तर आपको देखने मिलेंगे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। वहीं बात करें लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के जो ग्राम स्तर है वहाँ पे आपको पंचायत देखने के लिए मिलेगा, ग्राम पंचायत। ब्लॉक में आपको सेम ब्लॉक विकास परिषद देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे आपको जिला परिषद एवं विकास बोर्ड के बदले आपको देखने मिलेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे LAHDC, ठीक। ये है लद्दाख के जिला स्तर पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक। ये जिला योजना एवं विकास बोर्ड के स्थान पे है लद्दाख में, हालांकि है 3 स्तरीय है, ठीक। तो ये कुछ करंट से भी संबंधित क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इससे। तो हमने देखा संरचना में 3 स्तरीय होता है, ठीक। कुछ राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में द्विस्तरीय होता है, ऐसे 3 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक स्तर वाला नहीं है कोई, और 0 स्तर मतलब जहां पंचायत है ही नहीं, उसके बारे में हम आगे कवर करेंगे, ठीक। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 243D, ये संबंधित है आपका सीटों के आरक्षण से संबंधित है, अर्थात सीटों के जो आरक्षण की बात कही गई है SC ST और महिला जो कि बाध्यकारी है, अर्थात SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से
आरक्षण देने की बात कही गई है कि उनका जितना जनसंख्या होगा उनके हिसाब से उन्हें आरक्षण दिया जाए। किसी राज्य में अगर 20% एससी हैं तो उन्हें 20% आरक्षण दिया जाएगा पंचायतों में। अगर एसटी 30% है, जैसे हमारे यहाँ 30% एसटी अनुसूचित जनजाति है, तो उन्हें आरक्षण 30% दिया जाएगा। ठीक। वहीं बात करें महिला की, तो महिला को जनसंख्या के अनुपात में न देख के सीधा सीधा 1/3 आरक्षण दिया गया है। ठीक। तो 1/3 आरक्षण संबंधित है किससे? महिला से। ठीक। और ये दोनों जो आरक्षण है ये है आपके अनिवार्य। ठीक। ये तो देना ही देना है। ठीक। वहीं बात करें ओबीसी की, ओबीसी आरक्षण की, तो यह गैर बाध्यकारी कार्य के तहत यह सौंप दिया गया कार्य किसको? राज्य विधानमंडल को। वो चाहे तो दे सकती है और चाहे तो न दे सकती। ये एक गैर बाध्यकारी या बोलना चाहिए स्वैच्छिक कार्य है। ठीक। आगे चले अनुच्छेद 243 के बारे में। ई से अवधि। ठीक। अर्थात पंचायतों का जो कार्यकाल होने वाला है कितने वर्षों के लिए? तो वो 5 वर्षों के लिए होना है। ठीक। जो कि एक बाध्यकारी चीज़ है। ठीक। इससे कम पहले अगर कोई संस्था भंग हो गई 5 वर्ष से पूर्व, तो उसे 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। सपोज कोई संस्था 2 साल में भंग हो गई तो विद इन 6 मंथ उसका चुनाव अनिवार्य है। लेकिन तब हम पहले ये देखेंगे कि क्या जो शेष अवधि, जो बची हुई अवधि है, क्या वह 6 महीने से अधिक है या 6 महीने से कम है, क्योंकि 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। तो पहले हम उसको देखेंगे कि क्या वह 6 महीने से अधिक है अवधि बची हुई। अगर अधिक हुई तो जो शेष अवधि बचेगी उतने समय के लिए जो सदस्य हैं चुने जाएंगे, या उसका कार्यकाल उतने समय के लिए होगा, शेष समय के लिए, शेष अवधि के लिए। वहीं जो शेष अवधि का कार्यकाल है 6 महीने से कम है, लेस देन 6 मंथ, तो वहाँ पर कोई नया चुनाव नहीं होगा। वह अगली बार एक साथ चुनाव कराया जाएगा, फिर वह 5 वर्षों के लिए अगले टर्म में चुना जाएगा। ठीक। अर्थात सपोज कोई 2 साल में कोई एक संस्था भंग हो जाती है, तो जो बचे हुए 3 साल है पहले उनको देखा जाएगा क्या यह 6 महीने से अधिक है। तो आपको अगर 6 महीने से अधिक रहेगा तो जो अगले 3 साल के लिए वो संस्था के लिए फिर से चुनाव कराया जाएगा, कितने? 6 महीने के अंतराल में। लेकिन सपोज कोई संस्था जो है 4.5 साल में भंग हो गई, तो अब 6 महीने के भीतर तो चुनाव कराना ही है, लेकिन बचे ही 6 महीने के लिए, तो उस समय कोई नया चुनाव नहीं होगा। अब वो जो सीट है सीधे अगले बार जब पूर्ण रूप से पूरी संस्था 5 साल वाली जो कंप्लीट हो जाएगी तब फिर से एक साथ चुनाव कराया जाएगा। ठीक। तो ये था आपकी पंचायतों की अवधि। आगे चलते हैं अनुच्छेद 243 एफ। एफ से फेल, फेल मतलब अयोग्यता, मतलब सदस्यता के लिए क्या अयोग्यता हो सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति तभी सदस्य बन सकता है जब वह 21 वर्ष से अधिक हो। अगर वह 21 वर्ष से कम है तो सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो सकता है वो। ठीक। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 21 साल आपका पंचायतों के चुनाव से संबंधित। ठीक। फिर एक पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त अन्य अयोग्यताएं भी हो सकती है, जिसका संबंधी कानून कौन बनाएगा? तो आपका राज्य विधानमंडल बना सकती है। मतलब मिनिमम ये बस एकमात्र प्रावधान किया गया था किसमें? आपका 73वें संविधान संशोधन में, कि उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए। लेकिन फिर
कहा गया कि इसके अतिरिक्त और भी कुछ अयोग्यताएं अगर राज्य सरकार चाहे तो, राज्य विधानमंडल चाहे तो जोड़ सकती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के केस में राज्य विधानमंडल ने निर्धारित किया कि भाई आप पंच तभी बन सकते हैं जब आप 5वीं पास हो। ठीक, अगर आपने 5वीं पास किया है तो आप पंच बन सकते हो। ये कुछ अयोग्यताएं हैं। या सरपंच के लिए 8वीं पास, या फिर आपका जैसे अगर आपके घर में है ना टॉयलेट नहीं है तो आप सरपंच नहीं बन सकते हैं, और उससे संबंधित कुछ फैसिलिटीज़ हैं या फिर कुछ प्रावधान किए गए हैं। अगर आप बन भी गए तो आपको 1 साल के अंतर्गत शौचालय बनाना अनिवार्य है। तो ये कुछ अयोग्यताएं होती जिसे राज्य विधानमंडल ने जोड़ा है, किसमें? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में। ठीक, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 243F। आगे चलते हैं अनुच्छेद 243G, जो कि संबंधित है पार्ले जी मतलब शक्तियों से, पंचायत की शक्तियां, अधिकार एवं जिम्मेदारियों से। तो पंचायतों को वही शक्ति प्राप्त है जो कि अनुसूची 11 में पंचायतों को 29 विषय संबंधी जो कार्य दिए गए हैं वही पंचायतों की शक्तियां हैं। ठीक, और इसमें कानून बनाने की जो शक्ति है किसको प्राप्त है? तो पंचायतों को इससे संबंधित कुछ कानून बनाने की शक्ति पंचायतों को दी गई है। ठीक, फिर आते हैं अनुच्छेद 243H, जो कि संबंधित है H मतलब कर से संबंधित। तो पंचायतों को कर लगाने की शक्तियां प्रदान की गई है, किंतु किन किन चीज़ों पर कर लगाना है इसका जो निर्धारण है राज्य विधानमंडल तय करेगी। ठीक, अर्थात राज्य विधानमंडल तय करती है कि आप पंचायत किन किन चीज़ों पे कर लगा सकती है, और जो पंचायत है उससे संबंधित कर को लागू करती है। ठीक, अर्थात कर लगाने की शक्तियां प्राप्त है, लेकिन किसके द्वारा? तो राज्य विधानमंडल जो तय करेगी उसी के अंतर्गत ही। ठीक, आगे चलते हैं अनुच्छेद 243I। आई से इनकम मतलब राज्य वित्त आयोग का गठन किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243I से संबंधित है। ठीक, तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना कौन करेगा? तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना करेंगे आपका राज्यपाल। ठीक, इस राज्य वित्त आयोग का जो कार्यकाल होगा वो भी कितने वर्ष के लिए होगा? तो 5 वर्ष के लिए होगा। और इसका जो कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा राज्य द्वारा पंचायत को एक तो कौन कौन से कर प्रदान करने हैं एवं अनुदान संबंधी निर्धारण, ये सारा कार्य होगा किसका? राज्य वित्त आयोग का। और राज्य के आर्थिक विकास की समीक्षा करना, तो ये काम होता है आपका राज्य वित्त आयोग का। ठीक, वहीं बात करें राज्य वित्त आयोग की, तो राज्य वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो यह अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक, अर्ध न्यायिक संस्था है और सलाहकारी संस्था है। ठीक, ऐसा नहीं कि इनके सजेशन को एकदम मानना कंपलसरी है वाला। ठीक, तो राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो बनाएगा वह किसको सौंपेगा? आपका राज्यपाल को, और राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखेगा। ठीक, हर 5 साल के अंत में। ठीक, तो राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। और राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो होता है किसको सौंपता है? राज्यपाल को, और यही राज्यपाल इस रिपोर्ट को किसमें रखेगा? आपका राज्य विधान मंडल को में रखता है। ठीक, आगे चलते हैं 243J। तो अनुच्छेद 243J संबंधित है पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा से, जैसे जांच। ठीक,
तो लेखाओं की जांच संबंधी निर्धारण कौन करेगा? तो आपका राज्य विधानमंडल तय करेगी, अर्थात राज्य विधानमंडल तय करेगी कि लेखाओं की जांच कैसे करनी है, कौन करेगा या कैसे होना है। तो ये सारा चीज़ कौन निर्धारित करेगा? ये निर्धारित करने का कार्य है राज्य विधानमंडल को। ठीक, फिर आते हैं अनुच्छेद 243 के मतलब कौन करेगा? तो निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक, तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन और राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना, कि इसकी संरचना में कौन कौन अधिकारी होंगे, कौन कितने लोगों से मिलके बनेगा, और ये होना चाहिए, है ना, गठन। ये दोनों जो कार्य है, ये कार्य दायित्व किसका है? ये दायित्व है राज्य विधानमंडल का। ठीक, राज्य वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन या इसकी संरचना का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल करता है। वहीं जब बन जाएगा कि यह कितने लोगों से मिलकर बनता है और कौन कौन होंगे, तो है ना, जो इनके एक होगा इनके अध्यक्ष और सदस्य होंगे। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है वो करते हैं आपके राज्यपाल। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन और इसकी संरचना का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है, लेकिन इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। वहीं राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। ये अंतर है बस। ठीक, तो ये था आपका अनुच्छेद 243 के। फिर ये जो अध्यक्ष होते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं या अधिकतम 62 वर्ष की उम्र तक। ठीक, और इनको पद से हटाया कैसे जाएगा? तो या तो ये त्यागपत्र देंगे, या इनकी मृत्यु हो गई हो, या इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया हो। किसके समान? तो हाई कोर्ट के जज न्यायाधीश के समान, तभी इनको पद से हटाया जा सकता है। भले इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इनका जो हटाने का प्रोसीजर है वो महाभियोग के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक, तो ये है आपका राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित। आगे चले तो आते हैं अनुच्छेद 243 एल। अनुच्छेद 243 एल संबंधित है आपका संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। एल से लागू, अर्थात संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी, अर्थात यह जो प्रावधान है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, यह पूरे संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। ठीक, लेकिन एकमात्र यूनियन टेरिटरी है वह आपका दिल्ली। दिल्ली को छोड़कर यह पूरे संघ राज्य क्षेत्रों में या यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जाएगा। ठीक, और दिल्ली को इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि जो दिल्ली में जो ग्रामीण जनसंख्या है वह 4% से भी कम है। ठीक, दिल्ली मोस्टली शहरी प्रशासन के क्षेत्र में आता है। ठीक, इसी के लिए यहाँ दिल्ली में ग्रामीण प्रशासन या ग्रामीण से संबंधित पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान नहीं है। ठीक, वहाँ पे लागू होता है दिल्ली में नगरीय प्रशासन। ठीक, तो वहाँ पर नगरीय प्रशासन के लिए स्थापना की गई है एमसीडी की। ठीक, एमसीडी की गाड़ी आती है वहाँ पे। ठीक, तो वो है आपका म्यूनसिपल काउंसिल ऑफ दिल्ली या कॉरपोरेशन। ठीक, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो ये है आपका नगरीय प्रशासन से संबंधित दिल्ली। ठीक, तो किस संघ राज्य क्षेत्र में लागू नहीं होता है? तो ये होता है आपके दिल्ली को छोड़कर सारे जगह लागू होता है। ठीक, संघ राज्य क्षेत्रों में। फिर आते हैं आपका मना, एम से मना। कुछ क्षेत्रों में यह लागू नहीं होता है। तो 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, लेकिन उस समय कहा गया कि कुछ जगह को छोड़कर। तो वो कुछ जगह है आपका
पहले तो 3 राज्य हैं, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। ये 3 राज्य थे जहाँ पे पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होते हैं। ठीक। फिर आता है आपका एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो कि है आपका दिल्ली। यहाँ भी आपके 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। फिर 2 क्षेत्र आपका असम का जनजाति परिषद क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है वहाँ का गोरखा लैंड। ठीक। यहाँ पे भी आपके पंचायती राज संबंधी 73वें संविधान संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं। और आता है आपका अनुसूची 5, संविधान की अनुसूची 5 के क्षेत्र। संविधान की अनुसूची 5 का जो क्षेत्र है वह अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक। तो वहाँ की संस्कृति है ना, उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर पंचायतों की स्थापना करने के बारे में कहा गया है। तो अनुसूची तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे अब तो? मिजोरम, नागालैंड और आपका मेघालय। ठीक। यूटी में हो जाएगा आपका दिल्ली और 2 क्षेत्र आपका असम का जनजाति परिषद क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का गोरखालैंड। ठीक। और आपका अनुसूची 5 के जो क्षेत्र आएंगे। ठीक। अब अनुसूची जो 5 के क्षेत्र आते हैं ये पूरे राज्य नहीं हैं, यह कुछ क्षेत्र होते हैं। ठीक। और ये जो क्षेत्र हैं भारत के 10 राज्यों के अंतर्गत आते हैं। ठीक। ये पूरे पूरे राज्य नहीं है। ठीक। अगर पूरे राज्य होते तो उनका नाम यहाँ पे लिखा होता। ठीक। मिजोरम, नागालैंड और मेघालय के साथ में ये उनके कुछ भाग आते हैं। और वह कितने राज्यों के अंतर्गत आते हैं बोलागा तो ये आते हैं 10 राज्यों के अंतर्गत। अब इन क्षेत्रों में पंचायत के 73वें संविधान संशोधन लागू नहीं होते। तो यहाँ कैसे स्थानीय प्रशासन किया जाता है? तो इन क्षेत्रों में पेशा एक्ट 1996, ठीक, जो कि भूरिया समिति के सिफारिशों पे लाया गया था, पेशा एक्ट। ठीक। इसके तहत पंचायती राज अधिनियम या ग्रामीण प्रशासन या स्थानीय स्वशासन संबंधी नियम लागू किया जाता है। ठीक। अब अनुसूची 5 के जो क्षेत्र हैं उसको याद करने के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा एमपी हो गया और सीजी। ठीक। ये 2 तो ऐसे ही हो गए। हमारे बगल में झारखंड और उड़ीसा, नीचे में 2 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक। इधर 3 राजस्थान, गुजरात और आपका महाराष्ट्र। ठीक। 2, 4, 6, 6, 3, 9 और 1 आपका ऊपर में हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं 4 दिशाओं में। ठीक। ये 10 राज्य आते हैं जहाँ के कुछ क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र कहलाते हैं या अनुसूचित बहुल क्षेत्र। वहाँ पे जो लागू होगा वो होगा आपका पेशा एक्ट। ठीक। तो ये था कहाँ लागू नहीं होता, अनुच्छेद 243 M मनाही है। ठीक। फिर आते हैं अनुच्छेद 243 N जो कि विद्यमान कानून और पंचायतों का जारी रहना। इसमें कुछ खास नहीं है, यही कहा गया है कि यह तब तक बने रहेंगे जब तक कि जो विहित अधिकारी या विधानमंडल है ना, ये इसे निरस्त नहीं कर देती, तब तक ये बने रहेंगे। बस इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर आते हैं अनुच्छेद 243 O। अनुच्छेद 243 O संबंधित है चुनावी मामले में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का निषेध, अर्थात जो पंचायती राज के चुनाव संबंधी मामले होंगे है ना, उसमें हस्तक्षेप न्यायालय नहीं करेगा। अर्थात जो उससे संबंधित मैटर्स होंगे आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हो। आपको पहले राज्य चुनाव आयोग के पास जाना पड़ेगा और वो रिकमेंड करेंगे क्या यह मैटर न्यायालय में जाने लायक है या नहीं है। तो उन रिकमेंडेशन के आधार पे ही आप न्यायालय जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ठीक। आप डायरेक्टली इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते या न्यायालय इसके संबंध में कोई भी हस्तक्षेप चुनाव से संबंधित नहीं करेगा। तो ये था आपका अनुच्छेद 243 O।
243 से लेके 243 ओ तक, जो कि पूरा जिसमें हमने कवर किया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं तक होने वाली है। अगले क्लास में हम पूरा कवर करेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को, कि कैसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया, उसकी कितनी धाराएं, अध्याय, एक एक के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, तो ये रहा आपका भाग 2 पंचायती राज। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नवा रायपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।